सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। बहुत जरूरी है। मैं जी। बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस 1499वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। कल हमारा 15वां कार्यक्रम हो 1500 ऑनलाइन कार्यक्रम होगा। कल हम अभिभावक सम्मेलन करेंगे, यानी एक किस्म से आयोजन समिति की बैठक कहेंगे इसको। तो कैसे और अच्छा कर सकते हैं इस पटल को हम, तो कल जितने साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कल आप जरूर जुड़ के मदद करेंगे। तो कल आयोजन समिति भी बोल सकते हैं और अभिभावक भी बोल सकते हैं। तो कल के लिए भी आप सबकी सहमति स्वागत है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में जो कि कहानी वाचन कार्यशाला है, अपनी पाठ्य पुस्तक की कहानियां हमारे नन्हे दोस्त सुनाएंगे। आज के मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर अशोक पांडे गुलशन साहब, जो कि बहराइच से हैं। आप जिला आयुर्वेदिक अधिकारी रहे हैं, उसके बाद क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी रहे हैं। बहराइच जनपद में 3-4 जिलों का चार्ज आपके पास था और वर्तमान में आप हमारे डीडी हार्ट कार्यक्रम में भी आपकी सहभागिता रही और आप हर बार हमारे कार्यक्रम में रहते हैं। जून के महीने में आप अपने पिताजी की स्मृति में एक पुरस्कार भी प्रायोजित करते हैं। तो आज आपने समय दिया सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। और विशिष्ट अतिथि हिमानी गोसाई जी, मानस धोनी जी हमारे बीच होंगे और आज की अध्यक्षता करेंगे वंशिका राजपूत जी और संचालन करेंगे हमारे दोस्त हिमानी गोसाई जी। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं वर्तमान में गोपेश्वर चमोली में। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, और हमारे बीच भगवती गोसाई जी जुड़ी हैं, जो कि सेवानिवृत्त बाल विकास अधिकारी रही हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच डाइट डीडी हार्ट के प्राचार्य आदरणीय भास्करानंद पांडे जी हमारे बीच जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय हर्षवर्धन जी हमारे बीच जुड़े हैं, जिनका मार्गदर्शन हमको मिलते रहता है, विशेषकर उत्तराखंड ज्योति में हमारी कुमाऊनी चिट्ठी, जो उत्तराखंड के नाम चिट्ठी होती है, उन्होंने उसको उदय वाणी नाम से हर सप्ताह वो हमारी चिट्ठी को छापते हैं। चिट्ठी तो आप सब देखते हैं। हेमा नेगी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, शिक्षिका हैं। और इस पटल पर सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, आप सबका स्नेह बना रहेगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं हिमानी जी को। हिमानी जी, आपका स्वागत है। बस ये है कि अधिकतम 5 मिनट में अपनी कहानी सुनानी है और कहानी को हमारे संचालक ध्यान देंगे, याद दिलाएंगे हमारे बच्चों को भी, दोस्तों को भी, कि कहानी को किताब कॉपी से पढ़ के नहीं सुनाना है, उसका सार सुनाना है। जी स्वागत है हिमानी जी। जी सर, मेरा नाम हिमानी गुसाई है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज था में। मैं मां शारदा के चरण कमल में कोटि-कोटि नमन करती हूँ और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज कहानी वाचन कार्यशाला है, जिसमें उदय किरण सर ने मुझे नवीं बार संचालन करने का अवसर दिया, जिसमें सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक पांडे गुलशन, वरिष्ठ साहित्यकार, बहराइच उत्तर प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई मानस धोनी, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरवचबट्टा बागेश्वर से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज के अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन वंशिका राजपूत, कक्षा 8 वीर पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। एवं स्वागत करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। श्री श्यामलाल पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। ज्यादा समय नहीं लेते अब मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ और मैं बताना चाहूंगी कि मैं इस पटल से कैसे जुड़ी। मैं इस पटल से अपनी बुआ भगवती गोसाई जी के माध्यम से जुड़ी और मैं यह बताना चाहूंगी कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। मेरे संचालन करने का मन ऐसे हुआ, मैंने अपने से छोटे को, अपने से बड़ों को संचालन करते देखा, तो मेरा मन भी संचालन करने का हुआ। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आगे की ओर बढ़ते
आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई मानस धोनी, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल घर चबट्टा बागेश्वर से। भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? मानस धोनी, कक्षा 8। दिख नहीं रहे, आगे बढ़िएगा। लगता है किसी कारणवश वह नहीं जुड़ पाए। हम आगे चलते इस कार्यशाला के नियम बताऊंगी। पहला नियम, जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो माइक और कैमरा दोनों ऑन रखें। दूसरा, जब कोई प्रतिभागी अन्य प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो दूसरा उसकी माइक व कैमरा ऑन करके उसकी प्रस्तुति में व्यवधान न डालें। तीसरा, जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से उनके अभिभावक उनकी मदद ना करें। हम आगे चलते कार्यशाला के बारे में बताऊंगी। आज कहानी वाचन कार्यशाला है जो कि बाल पहली का 1499 ऑनलाइन कार्यक्रम है। इसमें प्रतिभागी अपनी मनपसंद कहानियां सुनाएंगे। हम आगे बढ़ते। आज के पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन राशि, कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल पहली चबट्टा बागेश्वर से। बहन अब तक मेरी आवाज आ रही है? बहन राशि, लगता है किसी कारण उसमें नहीं जुड़ पाए। अब मैं आगे चलते हैं। आज के दूसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 4 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा दुखन अल्मोड़ा से। भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजयगुन है। मैं एक कहानी प्रस्तुत करूंगा। वो कुछ इस प्रकार है और जिसके लेखक हैं जिसका नाम है किरमिच की गेंद, जो कुछ इस प्रकार से है। दिनेश अपने घर में बैठकर अपनी एक किताब पढ़ रहा था, तो तभी उसे एक अपने खेत से आवाज सुनाई दी। धप, तो वो समझ गया इसकी आवाज से तो क्या हो सकता है। तो वो जल्दी से भाग गया। तो मम्मी ने कहा, अरे दिनेश कहाँ जा रहा है? तो उसने कुछ नहीं सुना और वो चलता गया। लू चल रही थी और उसके पैर भी जल रहे थे और फिर लेकिन उसे अपने पैरों की परवाह नहीं थी। वो भागते गया तो उसे वहाँ पे खेत में एक किरमिच की गेंद मिली। तो उसने सोचा, अरे ये तो एक किरमिच की गेंद है, पूछ लेता हूँ किसी से, किसी की होगी। तो वो गया और दोस्तों के पास गया। तो दोस्तों ने बोला मेरी, सभी दोस्त ऐसे बोल रहे थे कि मेरी है मेरी है मेरी है। तो दिनेश ऐसे बोर हो गया। तो उसने कहा, चलो बकवास बहस बंद करो और खेलते हैं इस गेम से। तो वो गए अपने क्लब में। वहाँ पे बैट थे। दिनेश ने बैट पकड़ा और उसके दोस्त ने बॉल कराई। वो दिनेश ने जोर से मारा, गेंद एक स्कूटर में गिर गई। तो सभी स्कूटर के पीछे भागने लगे। तो दिनेश और उसके दोस्त उसके पीछे भागने लगे, स्कूटर के पीछे भागने लगे। तो स्कूटर उनसे पहले ही आगे चला गया। तो सबने एक पल के लिए एक दूसरे का मुंह देखा और फिर हंसने लग गए। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार थी। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। हम आगे चलते। आदरणीय श्री आकाश सर निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियवानी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें पड़ाव के अति सन्निकट इस कहानी वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्री अशोक जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मानस, प्रिय वंशिका, कार्यक्रम बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय हिमानी
इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडिएटी अनासक्त कर्म योगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोड़ा जी, परम सम्मानित श्री श्यामल पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ प्रकाश जी, नरेंद्र जी और यहाँ पर जुड़े हुए समस्त अभिभावकगण, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त शिक्षकगण, समाजसेवीगण, साहित्यकारगण एवं प्यारे बच्चों, बाल परिधि की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु समाज में, समुदाय में विविध स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभाग तो कर रहे हैं, साथ में बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय कार्यशालाओं को जाता है और उदय किरोड़ा जी के प्राणपण से मेहनत हो जाता है। हालांकि कार्यशालाएं शुरू की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। कहानी वाचन कार्यशाला निश्चित रूप से कहानी वह विधा है जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में समझ के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में है। जो शिक्षक मैत्रीपूर्ण वातावरण में कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बच्चों का, उनकी समझ का विकास करते हैं, वहां के बच्चे निश्चित रूप से अन्य विद्यालयों की अपेक्षा अधिक कुशाग्र होते हैं। अब रटंत पद्धति का समय नहीं है, अब है समझ के विकास का, अवधारणाओं को स्पष्ट करने का, और निश्चित रूप से हम देखते हैं उसमें एक बहुत बड़ा माध्यम है कहानी। कहानियों के माध्यम से पंडित विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र लेकर मूर्ख राजकुमारों को भी कुशाग्र बना दिया। वास्तव में हम कहानी के माध्यम से पूरा पाठ्यक्रम भी स्पष्ट कर सकते हैं और कहानी के माध्यम से जो चीजें सीखने में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, हम उनको भी दूर कर सकते हैं। वास्तव में कहानी यदि प्राथमिक कक्षाओं की बात की जाए तो उसके लिए इससे बड़ा उपकरण कोई दूसरा नहीं है। प्यारे बच्चों, गर्मी का मौसम अपनी तीव्र गति में है, अपने चरम पर है। सभी ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, बाहर का खाने से बचें, घर का ही खाएं, फल ज्यादा से ज्यादा खाएं और निश्चित रूप से तली भुनी इन सब चीजों से परहेज करें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथी छोटों प्रेम करते हुए नियमित सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम की तरफ सामान्य पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के दो शब्दों के साथ मैं भी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत मार्गदर्शित बातें बताई। आपने कहा कि कहानियों में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि है, मुझे कहानियों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और फल ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं और तले भुने चीज़ों को कम खाना है। इससे आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत मार्गदर्शित बातें बताई। अब हम आगे चलते। आज के तीसरे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन दीक्षा आगरी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चबट्टा बागेश्वर से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन दीक्षा आगरी लगता है किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं।
अब मैं आगे चलते हुए आज के चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई यथार्थ उपाध्याय कक्षा 7 रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ दीदी, आ रही है। जी भाई आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ उपाध्याय कक्षा 7 रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। जैसे कि आज कहानी लेखन कार्यशाला में मेरी ये जो कहानी है वो महादेवी वर्मा की गिल्लू के ऊपर है। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र। इस पाठ में उन्होंने एक गिलहरी के साथ अपने जीवन का परिचय दिखा है। जैसे इस कहानी के माध्यम से सोन जूही में आज पीली कली लगी है। इसे देखकर अन्य ही उस छोटे जीव का स्मरण हुआ है जो इस लता के संघर हरितमे में छिपकर बैठता था। ये एक गिल्लू की कहानी। एक बार महादेवी वर्मा ने अपने जंगले से बरामदे में जाकर देखा तो एक गमले के बीच एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा घोंसले से गिर पड़ा था। उसके हुए को बहुत सारे जख्म हुए थे। जख्म पर उन्होंने मलहम लगाया। उसके बाद उसे अपने साथ रखने लगी। 3 दिन के बाद उस गिल्लू को खेलना कूदना सब सीख गया और वो गिल्लू धीरे-धीरे महादेवी वर्मा के साथ रहने लगा। उन्होंने वर्मा जी ने अब उसके साथ समय व्यतीत करना शुरू कर दिया और उसे एक तार पर एक सुंदर सी फूल में रखने वाली टोकरी पर रुई बिछाकर उसमें उसका घर बना दिया। जब धीरे-धीरे गिल्लू बड़ा होता, जब गिल्लू बड़ा हो रहा था तब दिन के समय में वो दिन खेलने चला जाता। वो दिन भर खेलता रहता। जैसे ही शाम होने लगती वो फिर से वापस चला आता उस अपने घर में। जब उसे भूख लगती तो आवाज करता तो महादेवी जी समझ जाती कि इसे भूख लगी है तो वो उसे खाना खिला देती थी। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होते गया। ये सही है गिलहरियों का सिर्फ 2 साल तक की उम्र होती है। एक बार महादेवी वर्मा जी का एक्सीडेंट हो गया। वो कुछ दिन तक अस्पताल में रही। जब अस्पताल से वो घर आई तो गिल्लू उनके पास जाके बैठ गया। उनको अपने नर्म हाथों से उनका सर सहलाता, उनका बाल सहलाता था। उसके बाद उनका हाथ पकड़ के वो सो गया। उन्हें क्या पता था कि वो गिल्लू आज मेरा हाथ पकड़ के सो रहा है। आज वो उसका आखिरी दिन है। जब सूर्य की नई किरण आई तो गिल्लू ने अपने प्राण त्याग दिए। गिल्लू की समाधि एक पौधे के नीचे रखी जिस पौधे का नाम था सोन जूही का पौधा। जिस दिन उसमें एक कली निकल के आई थी उन्हें लगा कि आज उनका गिल्लू उनके पास फिर आ गया है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे चलते हुए आज के 5वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन हिमानी रावत कक्षा 6 विवेकानंद विद्या मंदिर जीटीहाट पिथौरागढ़ से। बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन हिमानी रावत लगता है किस कारणवश नहीं जुड़ पाई हैं। अब हम आगे बढ़ते आज के छठे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई निश्चय अग्रवाल कक्षा 5 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? भाई निश्चय अग्रवाल लगता है किसी कारणवश नहीं निश्चल जुड़ जी पाई आपका हैं। माइक बंद है। निश्चल जी स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़े फिर देखिए। आगे बुलाइए अदम्य अग्रवाल को बुलाइए। अब आगे बढ़ते हुए आज के 7वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अदम्य अग्रवाल कक्षा 1 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? भाई अदम्य अग्रवाल
लगता है किसी कारणवश नहीं जीत पाए हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के 8वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन रुद्रांशी तिवारी आंगनबाड़ी केंद्र पर और बहन की आवाज आ रही है। हाँ प्रिया, जी बहन, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रांशी तिवारी है। मैं आंगनबाड़ी में पढ़ती हूँ। मेरे नाम तन्ना जोखन है। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है एक कौवा था। वो बहुत भूखा था, तो उसको एक रास्ते में रोटी मिली। तो वो रोटी लेकर पेड़ में चला गया। तो फिर एक लोमड़ी आई। लोमड़ी ने कहा, तुम्हारे मुंह का गाना बहुत अच्छा लगता है, सुना दो। तो फिर उसने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, तो फिर वो रोटी नीचे गिर गई। तो फिर वो लोमड़ी उसको लेके गई। फिर धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे चलते हुए आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक पांडे कुलसन, वरिष्ठ साहित्यकार, बहराइच, उत्तर प्रदेश से। सर, आपका मैं स्वागत करती हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय गुलशन सिंह, आपका माइक बंद है। आदरणीय डॉक्टर अशोक गुलशन जी, अपना माइक ऑन करिएगा। चल आगे बढ़ते हैं दोस्त, फिर देखेंगे। आगे बढ़ते हुए आज के 90 प्रतिभागी मेरी छोटी बहन आद्या श्रीवास्तव, कक्षा 3, सांदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ दीदी, आ रही है। हेलो, जी बहन, आपका स्वागत है। किरोला जी आवाज आई मेरी? हाँ चलिए सर, आ रही है, स्वागत है आ रही है, आपका। बोलिए। किरोला जी आवाज आई? हाँ स्वागत है सर आपका, आइए। आवाज आई? जी जी आ रही, स्वागत है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत अच्छा आप लोग सुना रहे हैं, अच्छा लग रहा है और ऐसे ही सुनाते रहिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही सर, सुनाइएगा आप, स्वागत है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सुना रहे हैं बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और बढ़िया बढ़िया कहानियां भी लेकर के आए हैं। बच्चों को मेरा आशीर्वाद। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर, स्वागत है आपका। जी जी कुछ जी, बच्चों का बच्चों को आशीर्वाद दे दिया है। हाँ, बच्चे कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। हेलो जी, बच्चों, कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। हिमानी जी आगे बढ़ें। जी सर, आप आगे बढ़ते हुए आज की 90 प्रतिभागी मेरी छोटी बहन आद्या श्रीवास्तव, कक्षा 3, सांदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ दीदी, आवाज आ रही है। जी बहन, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। मैं आदर्श श्रीवास्तव, कक्षा 3 की छात्रा, सांदीपनी शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कहानी वाचन कार्यशाला है, जिसमें हमें कहानी का सार सुनाना होता है।
तो मैं भी अपनी कहानी लेके यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का नाम है बढ़ना लकड़ी का। मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के राज्य में बड़े बड़े सेठ व्यापारी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। एक बार एक व्यापारी इनके घर में रातों रात चोरी हो गई। व्यापारी चिंतित हो गए। उन्होंने राज्य के सिपाहियों से बोला, पर चोर का कोई पता नहीं चला। तब उन्होंने बादशाह अकबर से बोला, तो बादशाह अकबर ने इस पूरी चोरी का पता लगाने की कोशिश करी और बोला, और उनके मंत्री बीरबल से बोला कि उस चोर को पूरे गहनों के साथ लेकर आओ। फिर व्यापारी से पूछा गया कि आपको किसी पे संदेह है कि नहीं। व्यापारी ने बोला कि मुझे लगता है कि मेरे घरों के नौकरों ने करा है, पर मैंने किसी को देखा नहीं, तो मैं किसी का नाम नहीं बोल सकता। बीरबल ने उनको दरबार से उनके घर भेजा और उनके नौकरों को राज्य द्वार में बुलाया और उनसे उन सभी को वहां खड़ा करके बहुत सारी सामान लकड़ियां मंगवाकर उनकी पट्टियां बनाई और उन पट्टियों को तंत्र मंत्र करके कुछ उनको दे दी गई एक एक करके। और बीरबल ने बोला कि आज रात इन लकड़ियों को तुम अपने पास ही रखो, सुबह मुझे दिखाना, जो चोर होगा उसकी लकड़ी आधी इंच बड़ी हो जाएगी। फिर उनके अलग अलग कमरे बनवा दिए गए और बाहर सिपाही खड़े कर दिए गए, जिससे कि वो फोन पे बात ना कर सके या फिर किसी से मिल भी ना सके। और उनमें से जो वास्तव में चोर था उसने सोचा कि अगर मैं इसको पहले ही आधा इंच काट दूं तो आधा इंच बढ़ने के बाद मेरी लकड़ी सबके बराबर ही दिखेगी। सुबह होने उसने ये सोचकर उस लकड़ी को काट दिया। सुबह होने के बाद जब सबको दरबार में उनकी लकड़ी के साथ बुलाया गया, तो सबकी लकड़ी समान थी, पर एक व्यक्ति की लकड़ी उनसे आधा इंच छोटी थी। यानी कि समझ आ चुका था कि वो ही चोर है। बीरबल ने उसे एकांत में जाके ये बोला कि हम तुम्हें बाद में छोड़ देंगे और पूरी सच्चाई जान ली। यही तो बीरबल की चाल थी। बीरबल ने लकड़ियां मंगवाकर ये बोला था कि ये रातों रात बड़ी हो जाएगी, पर कोई लकड़ी रातों रात बड़ी नहीं होती है। कोई लकड़ी रातों रात बड़ी नहीं होती है, और इसी वजह से वो चोर फंस चुका था। और फिर अगली सुबह जो राजा और बीरबल हैं, वो वहां गए जहाँ पे चोर ने खजाना छुपा रखा था, और वहां से सारा खजाना लेकर वापस आ गए थे। इससे हमें यह सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रतिभा का अर्थ है बुद्धि में नई नई कोणों पे फूटते रहना। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत आभार। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपको आपकी प्रस्तुति की बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आगे चलते हुए आज की 10वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन शिवाली नेगी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डीटी हाट, पिथौरागढ़ से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार, स्वागत है। जी दीदी, नमस्कार। मेरा नाम शिवाली नेगी, कक्षा 5, पीएमसी राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय डीडीहाट से मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और जैसा आप सभी को पता है कि आज कहानी वाचन प्रतियोगिता है, तो फिर मैं अपनी कहानी प्रस्तुत करती हूँ।
और तीसरा ब्राह्मण मूर्ख। तो फिर पहले ब्राह्मण ने बोला कि अरे वाह, ये तो हड्डियां हैं, अगर हम इन पर अपना जादू करके इनको जोड़ दे तो कैसा? तो फिर दूसरे और तीसरे ब्राह्मण ने तो उसके हाँ में हाँ मिला दी। फिर पहले ब्राह्मण ने जादू करके उसकी हड्डियां जोड़ दी। फिर उसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने बोला कि क्यों ना मैं इसमें मांस व त्वचा जोड़ दूं। तो फिर उसने अपना मंत्र किया और उसमें मांस और त्वचा जोड़ दी। तीसरा ब्राह्मण मूर्ख था और बोला, अरे चलो फिर तुमने ये सब जोड़ दिया तो फिर मैं क्यों ना इसमें जान डाल दूं। चौथा ब्राह्मण बड़ी चिंता से बोला कि नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसको पता था जो बनने वाला है वो असल में शेर था। तभी तीसरे ब्राह्मण को नहीं पता था कि वो शेर है और उसने चौथे ब्राह्मण की बात न सुनकर उस पर जान डाल दी। चौथा ब्राह्मण तो पेड़ पर चढ़ गया और सबको जोर जोर से चीखकर बोलने लगा कि तुम तीनों मूर्ख हो कि तुमने इस शेर को खुद ही बनाया, अब वो तुम्हारी ही मृत्यु करेगा। जिस वजह से कुछ देर बाद अचानक से एक शेर हाजिर हो गया और उसको उस बेचारे शेर को क्या पता होता कि उन तीन ब्राह्मणों ने उसे बनाया है, इसलिए उसने उनको मार दिया। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सही जगह पर करना चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे चलते आदरणीय श्री शंकर पांडे सर एक बार अहमदाबाद। ठीक है ठीक है ठीक बोले। हाँ, मैं स्वागत कर आदरणीय श्री शंकर पांडे सर अहमदाबाद गुजरात से। सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय हिमानी गोसाई, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और आप पहले से संचालन कर दिया। आपके हर संचालन में ज्ञान निखार आता जा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी कहानी हमें सुनाएं। हिमानी। जी सर, मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जीवनधाम है। मैं मां शारदा के चरण कमल में कोटि कोटि नमन करती हूँ और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज कहानी वाचन कार्यशाला है, जो कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कहानी है, जिसमें मैं भी अपनी पाठ्य पुस्तक सिर्फ हिंदी और से लेके आई हूँ। इसके लेखक इस कहानी के शीर्षक प्रेम दो बैलों की कथा है और इस कहानी के लेखक प्रेमचंद है। इस प्रेमचंद ने बताया है कि झूरी एक व्यक्ति है जो झूरी राशि के दोनों बैलों के नाम सुंदर सुंदर हीरा और मोती थे। दोनों ही दिखने में बड़े सुंदर थे और काम में चटपट और डील में तो ऊंचे ऊंचे थे और दोनों में आपसी गहरी दोस्ती थी। वो दोनों एक दूसरे को चाट कर सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब वो दिन के समय में बैलगाड़ी में या हल में जोते जाते थे, तो जब संध्या काल में खोल दिया जाता था, तो वो एक दूसरे की अपनी थकान एक दूसरे को चाट कर कम कर देते थे और फिर उन्हें नाद में बांधा जाता था और नाद में बांध कर वो अपनी घास भूसा खाते थे। पर जब अगर मोती घास नाद से अपने सर उठा ले, तो हीरा भी नाद से अपना सर उठा लिया करता था। उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन झूरी के वहाँ उसका साला गया आया और गया ने हीरा और मोती को ले जाने की बात रखी। उसने कहा कि मुझे अपना खेत जोतना है, तो झूरी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उसने हीरा मोती को दे दिया। हीरा और मोती तो अनजान थे, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। वो चलते गए और वो गया के साथ जाना भी नहीं चाहते थे। जब वो गए तो गया जब उन्हें हाका तो कभी दाएं भाग जाते कभी बाएं। ऐसे ही करते करते गया ने आगे को खींचा तो वो पीछे को चले जाते। ऐसे ही करते करते वो शाम तक
वो शाम तक अपने जगह पर पहुंच गए। जगह पहुंचे तो उन्होंने जब उनकी जगह पर बादल गया तो उनकी नाद में ना घास था ना कुछ, तो वो बड़े दुख हो गए और उनकी नाद में बस थोड़ी सी घास था, तिनका था, ज्यादा कुछ तो था नहीं, और वो बिना खाए भूखे सो गए। दूसरे दिन जब सुबह आपकी आवाज नहीं आ रही है हिमानी जी। हिमानी जी। पांडे सर, जब तक वो जुड़ते हैं तब तक मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखने के लिए, बाद में जुड़ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हिमानी जी का नेट चला गया है और बहुत सुंदर संचालन कर रही थी और कहानी भी सुना रही थी। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, दो बैलों की कहानी। हीरा मोती बैल है और हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी बच्चे जानते हैं उस कहानी। और इसमें जो पशु मनोविज्ञान है उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है प्रेमचंद जी ने। आज के इस कहानी वाचन कार्यशाला में नेट की बाधा की वजह से बहुत कम बच्चे जुड़ पाए, लेकिन जो बच्चे जुड़े उन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी। किरमिश की गेंद, महादेवी वर्मा ने जो दिल्लू का रेखा चित्र खींचा है वो, बढ़ना लकड़ी का बीरबल की कहानी, चार ब्राह्मण, इस तरह की अच्छी से अच्छी कहानियां सुनने को मिली। और अभी हिमानी गोस्वामी भी कहानी सुना रही थी प्रेमचंद जी की, कहानी सम्राट प्रेमचंद जी की, मगर वो बीच में उनका नेट चला गया। तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, और बच्चों ने ध्यान रखा कि समय का ध्यान रखा कि बहुत अधिक समय न, नहीं तो आप कहानी अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो अंत ही नहीं होगा, 10 मिनट 15 मिनट लग जाए। तो सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ जो बच्चे आज जुड़े, जिन्होंने कहानियां सुनाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी वंशिका राजपूत कर रही हैं, कक्षा 8 की छात्रा हैं चकिया से। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, अपने अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपने पाठ्य पुस्तक की कहानी भी सुनाएंगे। आज के हमारे विशेष अतिथि से मानव ध्वनि कक्षा 8 के छात्र हैं। मानव जी को विशेष अतिथि हैं, उनको आमंत्रित किया गया, नेट की बाधा की वजह से जुड़ नहीं पाए। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और जुड़ेंगे और बड़े इससे जुड़ने में जो जिस तत्परता के साथ रोज जुड़ते हैं, आज निश्चित रूप से कोई न कोई बाधा है कि नहीं। आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक पांडे भूषण जी, जो कोई वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और जैसा करुणा जी ने बताया कि उन्होंने अभी डीडी हाट में जो 3 दिन की अखिल भारतीय साहित्य संगोष्ठी हुई, बाल साहित्य संगोष्ठी, उसमें बढ़ चढ़कर आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय आज जुड़े हुए हैं, और मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूल प्रशंसा की और प्रेरणादायक बोधन दिया तथा जुड़े हुए हैं। अभी भी हमारा मनोबल बढ़ा रहे, हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं माननीय, आप पहले भी जुड़ते रहे इन कार्यशालाओं। साथियों, इस आज की कार्यशाला से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और जुड़कर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाए। कहानी एक महत्वपूर्ण विधा है, इसके माध्यम से शिक्षण भी किया जा सकता है, जैसा कि पंचतंत्र द्वारा पंचतंत्र की रचना राजकुमारों के शिक्षण के लिए ही हुई। आदरणीय सारस्वत जी के प्राणदायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्टर सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी प्रतिनिधि, उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा है, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर नेगी जी की टिप्पणी आ रही है, टिप्पणियां आती रहती हैं, और उनके आशय वचन को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई सीख, नया विश्लेषण, नई बात होती है, जिससे निश्चित रूप से लाभान्वित। मैं उनका एक बार अपना हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों का अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक मिले। उनमें कुछ नाम जो इस प्रकार हैं: आदरणीय हेमावती तिवारी मैडम, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी, प्राचार्य डाई डीडी हाट पिथौरागढ़ से, जहां अभी 3 दिन की अखिल भारतीय साहित्य संगोष्ठी, बाल साहित्य संगोष्ठी आपके नेतृत्व में हुई है, सह नेतृत्व में। आदरणीय हर्षवर्धन जी, आदरणीय हेमा नेगी मैडम, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुन उत्तर प्रदेश से, आदरणीय रेणुका रेणु मैडम, आदरणीय दया रावत मैडम, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम और आदरणीय गंगा राय मैडम, उनकी भी टिप्पणी आ रही है, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आपसे प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर नए चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। और अदम्य अग्रवाल जैसे छोटे बच्चे शायद के साथ जुड़े हुए हैं, यद्यपि नेट की बाधा की वजह से वो प्रस्तुत नहीं दे पाए। रुद्रांशी तिवारी आंगनबाड़ी केंद्र की उन्होंने कौवे लोमड़ी की बड़ी सुंदर कहानी जो कि पाठ्य पुस्तक में है। कौवा सबसे चालाक माना जाता है, लेकिन लोमड़ी उससे भी चालाक, और चालाकी करके कौवे की चोंच से लोमड़ी रोटी ले ही लेती है। बड़ी सुंदर कहानी सुनाई उन्होंने, बहुत सुंदर प्रयास, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इन कार्यक्रमों से छोटे छोटे बच्चे अभिभावक जोड़ रहे हैं, जैसे अभी हमने कहा कि उनमें आदम अग्रवाल और रुद्रांशी तिवारी हैं, कक्षा 1 आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, ये जोड़ रहे हैं। उनकी बोलने की हिचक हमेशा के समाप्त हो जाए, और अभिभावक इस बात को जानते हैं कि जो बच्चा इस मंच से जुड़ता है, उसकी बोलने की हिचक, उसकी झिझक हमेशा के समाप्त हो जाए, उसमें निर्भीकता आ जाए, और अपने विद्यालय में कक्षा में भी सवाल पूछने लगता है, उत्तर भी देने लगता है, और आगे की पंक्ति में। तो अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जी आदरणीय करोड़ा जी, उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे कुमारी हिमानी गोसाई जी को मैं चाहता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हिमानी जी। जी सर, जी सर, आपका बहुत आभार। आपकी कहानियां अधूरी रह गई थी, कहानी भी पूरी कर लीजिए, उसके बाद संचालन करिए। जी सर। तो जब वो गया कि वहाँ छुरी आया और छुरी ने देखा कि उसके बैल तो कब से भूखे पड़े और रात भर न खाना न पानी मिला है, तो वो गया उसको बिना बताए अपने बैलों को अपने साथ अपने घर ले गया। तो दूसरे दिन फिर आया उधर और बोला, झूरी, तुमने तो मेरे से बिना पूछे तो मेरे बैलों को ले गए, पर अब मुझे और दे दो, मुझे खेतों में और बैलगाड़ी जोतनी है। तो झूरी ने हाँ बोला और वो उसे ले गया। पर हीरा और मोती का मन तो जाने का था नहीं, उन्होंने उसे रास्ते पर इतना परेशान करा और घर जाने की सोची, पर वह नहीं जा पाए और उसे उस गया के साथ ही जाना पड़ा। वहाँ गई तो गया ने अपना सारा गुस्सा उन्हें फिर भूखा मारकर भी रखा। उन्होंने उसे न पानी दिया न खाना, उन्हें एक मोटी रस्सी पर बांध दिया। उसके बाद 2-3 दिन तक ऐसे हुआ, और एक दिन जब वो बैलगाड़ी में जोते गए थे, तो तब मोती ने गाड़ी को 1-2 बार पलटने की सोची, पर हीरा बहुत सहनशील था। उसने उस गाड़ी को पलटने से बार-बार रोका और हीरा को ऐसा करने को मना करा। हीरा ने उसकी बात मानी और वो ऐसे करते 2-3 दिन तक गया ने उन्हें बहुत अत्याचार करा। उन्होंने उसे बहुत कम मात्रा में खाना और पानी दिया, पर जो गया की बेटी थी वो बहुत दयालु थी। जैसा व्यवहार जब गया बैलों के साथ करता था, उस लड़की की माँ तो मर चुकी थी, पर उसकी सौतेली माँ थी। उसकी सौतेली माँ भी उसके साथ उसे अपमानपूर्ण करती थी, तो तब उसे बैलों के प्रति दया आई और वो अंदर से जब उसने खाना खाया तो एक रोटी चुपचाप अपने पैरों के नीचे दबा ली। उसके बाद उसने फिर जब खाना खा के सब सो गए, उसने रसोई में गई और एक और रोटी लेके आई, और उसने एक रोटी हीरा को दी और एक रोटी मोती को, पर उनसे तो उनके पेट की भूख तो नहीं मिटी,
मिलती पर उन्हें उसका प्यार का अनुभव हुआ। ऐसे करते रोज छोटी लड़की उनके लिए रोटी लाने लगी और एक दिन छोटी लड़की ने सोचा कि अब इनको खोल देती हूँ, इनके लिए बहुत अत्याचार हो रहा। तो वो रात को गई और दोनों की मोटी रस्सियाँ खोल दी, पर वो तो जाने को मजबूर थे, पर जा नहीं पा रहे थे। उसने पता था अगर हम चले जाएंगे तो इस लड़की को उनके मम्मी पापा उसे मारेंगे, तो वो नहीं गए। पर उस लड़की ने बहुत जिद करी, तो जब वो भागने लगे तो पीछे से गया ने देख लिया और बहुत सारे आदमियों को बुलाकर उनके पीछे पड़ा और हीरा और मोती बहुत तेज आगे भागे। और जब रात में चलते चलते गए तो उन्हें रास्ते में एक सांड मिला और उस सांड ने उन्हें इतना परेशान करा। पहले उन्होंने उसे कुछ करा नहीं क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में थे। उन्होंने कहा इससे लड़ना व्यर्थ है। वो चलते गई पर उसने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। फिर हीरा और मोती तो शैतान ही बहुत थे। उन्होंने पहले उसके पेट में मारा, तो मोती ने उसके पेट में मारा, तो हीरा ने उसे लात से पीछे फेंक दिया। फिर हीरा ने लात से पीछे फेंका तो मोती ने फिर उसके पेट में सींग चुभा दी। ऐसे करते करते सुबह हो गई। उसे इतना परेशान कर दिया, उसको उनके साथ से दूर भागना पड़ा। और वो गई सुबह सुबह। मोती को बहुत भूख लगी थी। उसके सामने हरे खेत थे और उसने इतनी तेज दौड़ लगाई उन हरे खेतों में और वहाँ खेत में चने और हीरा को भी बुलाया। पर हीरा ने कहा नहीं नहीं, तुम इस घास को खाओ, मैं नहीं खा रहा। तो जैसे खाया उसने थोड़ा सी घास चली ही थी, उस खेत के मालिक आगे लकड़ी लेकर भूतों को बुलाकर और उसे घेर लिया। उसे पकड़ के ले जाने लगे। तो हीरा भी वहाँ दौड़ता गया, उनके साथ खड़ा हो गया, उन दोनों को ले गए। उन दोनों को फिर कांजी हाउस में बांध दिया, जहाँ जो आवारा पशु होते थे और जो खेत दूसरों को खेत चुनने वाले पशु थे, वैसे ही बहुत सारे बकरियां, भैंस, घोड़े, गधे, बहुत से जानवर पाले थे। उन्हें बाधा में खाना तो नहीं मिला, पर मोती ने रात भर जब वो गांधी हाउस में वहाँ का मुखिया नंबर वो गिरने आया, तो तब वो शांति से सो गए। उसके बाद जैसे वो गया तो आधी रात से मोती ने दीवार को सींग से तोड़ना शुरू कर दिया। हीरा ने कहा दीवार को मत तोड़ो, इसमें प्रयास करना व्यर्थ है। पर मोती कहाँ रुकने वाला। मोती ने करते रहा और आधी दीवार गिरने आ रही थी और हीरा ने भी मदद करी और दोनों ने दीवार तोड़ दी पर टूटी नहीं। तभी उस मवेशी खाने का मुखिया आया और देखा तो उसने मोती को मोटी रस्सी से बांध दिया और हीरा वहाँ पर चुपचाप उसे भी बहुत मार के उसे भी बैठा दिया। पर मोती कहाँ रुकने वाला। मोती तो रस्सी लेकर ही तोड़ने लगा। हीरा ने भी मदद करी और वो दीवार टूट गई। जैसे ही दीवार टूटी मोती बाहर गया और अंदर आया। सबसे बोला भागो भागो, पर पहले कोई नहीं भागा। फिर उसने अपनी सींगों से चिल्लाकर भागो 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 करके कहा, तो घोड़े, बकरी, भैंस, गाय सब भाग गई, पर गधे नहीं भागे। उन्होंने कहा तुम भी भागो भागो, पर उन्होंने कहा हम नहीं भाग सकते। उन्हें छोड़ते तो उसी वक्त उस कांजी हाउस का मालिक आया और देखा कि दीवार टूट गई। तो उन्होंने हीरा और मोती दोनों को बांध कर रख दिया और तभी गधे भी भाग निकले और उन्हें हीरा और मोती को 7-8 दिनों तक खाना नहीं दिया। पर उन्होंने एक दिन चालाकी से अपनी गर्दन को निकालकर भागे और वहाँ जैसे वो आगे बढ़े तो उन्हें एक नदी मिली। नदी में उन्होंने जी भर के पानी पिया और आगे गए और अपना खाना खाया और अपने पेट की भूख मिटाई। पर वो तो उस खेत में गई थी जो कि आबाद था। वहाँ के लोग भी उनके पीछे पड़े। वो भागते भागते गया पर उसे अपने गांव की याद जैसी आने लगी। उसने कहा मेरा गांव तो कुछ यहीं को था। और वो गया तो वो झूरी के वहाँ पहुँच गया और झूरी के वहाँ पहुँचे तो झूरी ने अपने बैलों को देखे इतना प्रसन्न हो गया। उसने उसी वक्त उस खेत से हरी भरी घास काट कर उनकी नाक में डाला और उन्हें खाने को दिया और उन्हें खाया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों के प्रति अत्याचार नहीं करना चाहिए। मैं आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करी मेरी छोटी बहन वंशिका राजपूत, कक्षा 6 वीर सिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से। बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है?
बहन वंशिका, लगता है किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाई है। अब मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ मानस धोनी, कक्षा 7। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के अगले प्रतिभागी निश्चय अग्रवाल, कक्षा 5। आगे बढ़ते उद्यमी अग्रवाल, कक्षा 1। आगे बढ़ते आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हिमानी जी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ, आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बालपहरी मंच पर आज कहानी वाचन कार्यशाला में, जो कि आज बालपहरी का 1499वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। मतलब हम अगले जो कार्यक्रम है उसमें मिलेंगे 1500वें कार्यक्रम में, 1500वें कार्यक्रम में अपनी मुलाकात होगी। तो आज की इस कार्यशाला में आपके सुंदर संचालन के लिए हम ढेर सारी बधाइयां देते जी को, और उन्हें हीरा मोती जो 2 बैलों की कथा है, वो कथा को आपने जो प्रस्तुत किया उसके लिए भी हम आपको टोकरी भर भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। आप इंटर कॉलेज अल्मोड़ा विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर से कक्षा 9 की विद्यार्थी, और आपकी जो प्रस्तुति होती है बहुत ही सहज और सुमधुर प्रस्तुति होती है। आप अपने दोस्तों को जब आमंत्रित करती हैं तो भी आपका तरीका बहुत ही सहज होता है। आज आपने नेट बाधित होने के बाद में जहां से नेट बाधित हुआ तो कहानी रुकी थी, और जैसे ही आपको अवसर आपको प्राप्त हुआ तो आपका जो कहानी का कनेक्शन है वो भी बहुत ही अच्छा है, कहानी की पकड़ भी आपकी अच्छी। तो आपको हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं बालपहरी मंच पर। आज की इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक पांडे गुलशन जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहराइच उत्तर प्रदेश से। आदरणीय डॉक्टर अशोक पांडे गुलशन जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आपने आज बालपहरी मंच पर अपनी सक्रिय सहभागिता के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन किया, और आपने बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन में बताया धोनी जी, आप भी बालपहरी मंच से निरंतर जुड़ते हैं, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बालपहरी मंच पर प्रतिभा करने वाले मित्रों में कुमारी राशि जी, धार्मिक तिवारी जी, दीक्षा आगरी जी, यथार्थ उपाध्याय जी, हिमानी रावत जी, निश्चल अग्रवाल, अदम्य अग्रवाल जी, आप लोग उपस्थित नहीं हो पाए, आपका भी हम प्रतीक्षा करते हुए अभिनंदन से आपका भी अभिनंदन है। कुमारी आद्या श्रीवास्तव जी, कक्षा 3, संदीपनी विद्यालय, ग्वालियर मध्य प्रदेश, आपका भी स्वागत है। शिवाली नेगी जी, पिथौरागढ़ डीडी हाट से। आप सभी दोस्तों का अभिनंदन करते हुए जिन भी बच्चों ने अपनी कहानी का वाचन किया है, मैं उन सभी बच्चों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और कहानी प्रस्तुतिकरण की विधा में उनके अनोखे तरीके के लिए उनको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में कहानी का जो प्रस्तुतिकरण होता है वो हम सबको, ऑडियंस को बांध के रखता है। कक्षा में जब हम कोई ऐसा विषय पढ़ा रहे हैं जिसमें हमको बच्चों को कनेक्शन करना है, तो कहानी से हम यदि शुरुआत करते हैं तो कहानी बहुत
ही सकारात्मक विधा होती है कक्षा में बच्चों को ध्यान आकर्षण करना और विषय वस्तु की ओर ले जाने के लिए। गुजरात के शिक्षाविद हुए गिजू भाई बधेका जी, उन्हें मूंछों वाली माँ के नाम से भी जाना जाता है और उनका एक मूलतः तो शिक्षक नहीं थे, लेकिन जब वो किसी विद्यालय की स्थिति को उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं वो पूरे समय बैठते नहीं हैं और उनके परिवार से भी जो बच्चे जो स्कूल की निरंतरता में उनकी रुचि का अभाव है, तो उन्होंने एक दिन एक प्रयोग किया कि हम किसी विद्यालय में जाकर कहानी के माध्यम से बच्चों को विषय वस्तु से जोड़ेंगे। और आश्चर्य ये रहा कि वो जिस विद्यालय में गए उस विद्यालय में उन्होंने कहानी का जो कालखंड उनको दिया गया, उस कालखंड में कहानी शुरू की और शाम को अवकाश होगा उसके बाद भी उनकी कहानी को निरंतर सुनते रहने के लिए बच्चे बेचैन रहे और बैठे रहे। तब बच्चों को कहा गया कि कहानी का अगला भाग हम कल सुनाएंगे, तब जाके बच्चों ने कक्षा को छोड़ा था। तो कहानी की प्रस्तुत करने की जो विधा होती है वो अपने आप में ऑडियंस को जोड़ के रखती है। ये अपने एक प्रकार से अनोखी विधा के रूप में भी सामने आता है। कहानियां भाषाई विकास में सहायक होती है, हमारे पास शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अब जैसे कि प्रेमचंद जी के जो पात्र हैं वो पात्र ग्रामीण अंचल के पात्र होते हैं और देखिए कि जो बैल है उनके नाम कितने सुंदर उन्होंने रखे थे, हीरा और मोती। और गया जो नाम रखा था वो भी अपने आप में एक अनोखा नाम था। तो कहानियां जो होती हैं हमारे शब्द भंडार में वृद्धि करती हैं, भाषाई विकास में सहायक होती हैं, भावनात्मक जुड़ाव भी करती हैं। जब हम दो बैलों की कहानी सुन रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जब हिमानी जी प्रस्तुत कर रही तो लग रहा था कि हीरा मोती हमारे सामने से ही जो है वो गया उनको लेके जा रहा है। तो एक अद्भुत तरीका होता है और जब लेके जा रहा है कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, तो हमारे सामने वो एक शब्द चित्र भी निर्मित होता जाता है। तो कहानी को प्रस्तुत करने का तरीका भी यही होता है। इसी तरह से जब कौवा जो है वो रोटी लेके जा रहा है और हमने दृश्य निर्मित कर लिया कि लोमड़ी चतुर और वो बोलती है कि आपका गाना बहुत सुंदर लगता है, तो कौवा जैसे गाना गाने के लिए मुंह खोलता है तो रोटी लोमड़ी पकड़ लेती है। तो जब हम प्रस्तुत करते हैं तो ये चित्रण हमारे सामने आ जाता है। तो कहानी के बारे में कहते हैं कि कहानी जो है एब्स्ट्रैक्ट चीजों को, जो अमूर्त चीज विषय वस्तु होती है उसको भी मूर्त रूप में हमारे सामने लेके आ जाती है। तो कंक्रीट कर देती है चीजों को, हमारे सामने वो चीजें दिखाई देने लग जाती है। बस कहानीकार का प्रस्तुतिकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें। तो सभी बच्चों ने अपनी तरफ से कहानियों का प्रस्तुतिकरण किया और कहानी के बारे में जैसे हमेशा एक बात महत्वपूर्ण होती है कि कहानी हमें मूल्यपरक बातें बताती है, भावनाओं से जोड़ती है, हमारे रिश्ते नातों के ताने बाने को बना के रखती है और जो जीवन में कठिनाइयां होती है उनके समाधान के लिए कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त करती है। कहानियां जीवन के ताने बाने को बुनती हैं और हमें कठिनाइयों के रास्ते उजागर करने के लिए एक पथ प्रदर्शन का काम करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। कहानियों के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। कहानियां जो होती है तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में भी बताती हैं। आप यदि कोई विराट शहर से जुड़ी हुई कहानी तो शहर का दृश्य सामने आ जाएगा, कोई इतिहास से जुड़ी हुई कहानी वो तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहानी में झलकने लग जाएगी, कोई ट्राइबल के क्षेत्र की कोई कहानी से जुड़ा घटनाक्रम होगा तो हमको ट्राइबल का दृश्य वहां पे कहीं ना कहीं दिखेगा। तो वेशभूषा, परंपराएं, रीति रिवाज, मूल्य, ये सब हमें कहानियों में झलकते हुए दिखाई देते हैं। आचार्य श्री राम शर्मा जो हैं उन्होंने राजकुमारों के लिए ही उस समय राज्य में जो राजा के जो पुत्र थे वो जो पुत्र शिक्षा प्राप्त करने में पिछड़ रहे थे तो उनके लिए आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उन कहानियों के लिए पंचतंत्र का एक रचन किया था। और पंचतंत्र जीवन मूल्य, जीवन उपयोगिता और ऐसे बहुत सारी कठिनाइयों के समाधान को सामने लाती है और विश्व में पंचतंत्र की कहानियों को पुनर्लेखन अलग अलग तरीके से विभिन्न देशों में लोगों ने किया है। तो बच्चों
कहानियां हमें निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, कहानियां सुनते रहना चाहिए और हम कोई घटनाक्रम को देखें तो कहानी रचने का प्रयास भी करना चाहिए। कहानीकार जो है हमारे बीच में से तैयार होते हैं। आपने की उसके लिए परिवार के अभिभावकों का अभिनंदन करता हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद और गुरुजनों का भी करता हूँ जो आप निज विद्यालयों से आप अध्ययन करते हैं और विषय वस्तु को सीखते हैं, भाषा में शब्द भंडार वृद्धि होती है और आप इमोशनल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं, सोशल डेवलपमेंट आप करते हैं और एक प्रकार से आपको विद्यालय से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बाल प्रेमी मंच पर आदरणीय आकाश सरस्वती सर, आदरणीय श्याम पांडे जी, आपकी उपस्थिति इस पूरी कार्यशालाओं में 15वीं कार्यशाला की ओर हम सबको मोटिवेट करती है। आपका उपस्थिति का जो प्रतिक्रियात्मक स्वरूप होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपके निरंतर समयदान के लिए भी हम आपका अनंत अभिनंदन करते हैं। बाल प्रेमी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय केवला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं और उनकी जो ऊर्जा का स्रोत है उसको भी हम नमन करते हैं और हम हमेशा यही शुभेच्छा करते हैं कि आपका स्नेह और आशीर्वाद हमको निरंतर प्राप्त होता रहे। आपके माध्यम से बाल प्रेमी मंच पे दुनिया भर के संसार भर के बच्चों से जुड़ते हैं और बच्चों की आवाज को सुनते हैं और उनके माध्यम से अभिव्यक्ति के गुणों को सीखते हैं। आदरणीय उदय केवला जी का भी कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद। बाल प्रेमी मंच पर चैट बॉक्स के भी बहुत सारे साथी चैट करते हैं और बच्चों को उत्साहित करते हैं। आज भी आदरणीय गंगा आर्य जी की टिप्पणियां, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक गुलशन जी, आप सभी की टिप्पणियों के लिए आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी की भी चैट दिखाई दे रही है, तो मैं आप सभी का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। प्रकाश चंद्र तिवारी जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया बाल प्रेमी मंच पर बच्चों की प्रस्तुति के लिए दी है। आपका स्नेह और प्रेम बाल प्रेमी मंच पर इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद कहते हुए मंच सौंपता हूँ हिमानी गुसाई जी को। हिमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। हिमानी गुसाई जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और और सर आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे चलते हुए मंच को सौंपते हुए उदय केवला सर को। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हिमानी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया और आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे सहमति मांगी थी तो आपने सहमति दी। क्या हमारे बीच कोई और साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हों? हिमानी रावत जी का फोन आया था मेरे को। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हों पहले? यस सर, मेरा भी आया था। आइए हिमानी जी, आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम हिमानी रावत है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने हार की जीत मैं आपके सामने सुनाना चाहती हूँ। जी स्वागत है। एक बार की बात है, एक ऋषि थे, उनको वह बहुत भक्ति भाव करते थे। उन्हें एक घोड़ा बहुत अच्छा लगता था जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान उनका मन मोह लेता था। वह सुल्तान सबसे सुंदर, उसकी सबसे अच्छी चाल थी जिससे कि वह पापा उसे बहुत पसंद करते थे। वह 24 घंटे में 12 घंटे सुल्तान पे और 12 घंटे भगवत भाव पे लगाते थे। एक बार उन्हें वहां से जाना पड़ा क्योंकि उन्हें
ना पैसे ना अपने बंगले, किसी से मोह नहीं था। अब वह सुल्तान के साथ ही रहना चाहते थे, इसीलिए वह बोले कि मुझे सुल्तान के साथ रहना है, और वे एक मंदिर के वहां रहने लगे। जब वह मंदिर के रहने लगे तो वो सुल्तान को भी लेकर जाने लगे कि अब मैं सुल्तान को भी लेकर जाऊंगा और अपने साथ रहूंगा। वहां का एक डाकू था जिसका नाम खड़क सिंह था। वह बहुत चोरी करता था। एक बार उसने बोला कि मेरा नाम खड़क सिंह है, मुझे ये सुल्तान दे दो। मैंने तुम्हारे एक घोड़े सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी है। उसने बोला मैं तुम्हें अपना घोड़ा नहीं दूंगा, मेरे घोड़ा बहुत पसंद। तो उसने खड़क सिंह बोला कि मैं कुछ दिन बाद तुमसे बता नहीं दूंगा और घोड़ा में पास दे दूंगा। तभी वह बहुत चिंतित हो गए। बूढ़े से बाबा बहुत चिंतित हो गए, जिनसे बाबा का नाम था बाबा हाथी चिंतित हो गए, और वह हर रात अपने दरवाजे के सामने खड़े रहते कि कभी भी खड़क से आ सकते हैं और मेरा कि नहीं आएगा। हम रहने लगे और फिर कुछ महीने बाद गरीब के इसमें आया जिसमें बाप हाथी नहीं, तो उसने कहा कि मेरे को घोड़ा दे दो, पहले मेरे को अपनी चाचा के घर जाना है। उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें दया भाव से घोड़ा दे रहा हूँ, जाओ और फिर मेरा घोड़ा मेरे पे दे बेटा। और हाथी में हाथ चले, तभी खड़क सिंह ने घोड़े को भगा दिया और पड़े। तो उसने बोला वही खड़क सिंह हूँ जो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने कोई चेतावनी को नहीं सुना। और फिर वह घोड़े को ले जाने लगा। बाबा हाथी ने बोला कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी घोड़ा जाने से नहीं मना करूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मेरे घोड़े का काम सिर्फ अच्छी चीजों के लिए होना चाहिए। बोला ठीक है। बहुत दिनों बाद अब उसे पता चला कि बाबा भारती अपने घोड़े की तरह नहीं रह पा रहे हैं, और को रोने लगते थे। एक बार एक घोड़े को ठीक रखते रख दिया ताकि हाथी खुल जाए, और वह रस्ते उसे चला गया और वहां रोने लग गया कि मैं घोड़े को यहाँ रख देता हूँ। जी हिमानी जी, आपका नेट काम नहीं कर रहा है। हिमानी जी, आपका नेट काम नहीं कर रहा है। चलिए, हम एक बार पुनः हिमानी जी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, और उनके कहानी सुनाने का बहुत अच्छा मेथड था, तो मैं उनको बधाई देता हूं। और इस पटल पर आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक पांडे गोस्वामी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में समय निकाल के हमारा मार्गदर्शन किया। और जितने भी अतिथि, साहित्यकार, अभिभावक, नन्हे दोस्त जुड़े, आप सभी का स्वागत। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। इस पटल पर अन्य बच्चों को जोड़ के इस पटल को और संबल प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ एक बार आप सभी मित्रों का नमस्कार और शुभ रात्रि।